हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10 के लिए साइंस लेता हूं एंड क्लासेस 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैं बहुत सारे मैंने बच्चों को पढ़ाया है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर क्लास 12 का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले के सारे लेक्चर्स हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और अगर आपने उनको गो थ्रू कर लिया है तो आपको अच्छा खासा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया हो चुका होगा। तो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्मेल की। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्मेल करने की कोशिश करो तो जो कम कार्बन वाले हैं वो तो कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहती है, कार्बन चेन इंक्रीज होती रहती है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड्स हो जाते हैं और इनकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट हो जाती है, मतलब यू वुड नॉट लाइक टू स्मेल दैम। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स 10 कार्बन से ज्यादा है वो वैक्सी सॉलिड्स बन जाते हैं एंड सिंस वो सॉलिड्स बन जाते हैं तो उनका कोई ओडर, कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि इनकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिस वजह से इनकी फ्रेग्रेंस कह लो या स्मेल कह लो वो नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो है उनकी सॉल्युबिलिटी। क्या ये पानी में डिसॉल्व होते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं? तो हमने ऑब्जर्व किया कि कम कार्बन वाले एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो अच्छे खासे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दोनों क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छी खासी क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती रहती है या फिर एल्काइल ग्रुप बढ़ता रहता है, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती रहती है, क्योंकि बड़ी कार्बन चेन जो है वो नेचर में क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, जिनकी वजह से उनकी इंटरैक्शंस क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड या कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तकरीबन अगर आप देखो तो 5 से 7 कार्बन एटम वाले एसिड्स जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट उसके बाद पानी में डिसॉल्व होने में दिक्कत होनी से लग जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है। लेकिन बेंजोइक एसिड जो हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इनसॉल्युबल है ठंडे पानी के अंदर। हाँ, अगर आपको उसको सॉल्युबल बनाना है तो आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना, जो कौन है? बेंजीन रिंग। ठीक है, वो पोलर COOH के ग्रुप को कम कर देती है, इफेक्ट उसका कम कर देती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बेंजोइक एसिड की पानी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो थर्ड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है विथ रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा निकला।
इनफैक्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस, क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि अल्कोहल्स क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या शो करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। बाकी एल्काइल हैलाइड हो गया या फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, उनके अंदर वैंडरवाल फोर्सेस हो गए, डाइपोल डाइपोल हो गए, ईथर हो गए तो उनमें भी डाइपोल हो गए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शो करते हैं एक्सटेंसिव एसोसिएशन। किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिस वजह से ये क्या बना लेते हैं, डाइमर। और ये डाइमर लिक्विड स्टेट में ही नहीं बल्कि वेपर स्टेट में भी अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है। भाई अगर आप किसी को बॉईल कर रहे हैं तो ऑल मॉलिक्यूल्स शुड बी सेपरेटेड, शुड बी सेपरेटेड। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाइमर बना रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जो है, डाइमर जो है, वो वेपर फेज में भी अलग नहीं हो रहा। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑल अदर हाइड्रोकार्बन्स, इनफैक्ट अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। अगर हम इसी बिहाफ पे बॉइलिंग पॉइंट को, इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू सारे हाइड्रोकार्बन्स, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? अल्कोहल्स का। अल्कोहल से भी कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स से कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कीटोन्स का। कीटोन से कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? ईथर्स का। ईथर्स से कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? अल्काइल हैलाइड्स का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा इस रीज़न की वजह से है क्योंकि ये दोनों तो क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन उसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एक्सटेंट है Hb का, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल का। एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो है ये क्या शो करते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस शो ईथर्स और अल्काइल हैलाइड्स भी करते हैं, लेकिन इनकी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस काफ़ी कमज़ोर होती हैं। बचे हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, वो क्या शो करते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट का फॉर ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोकार्बन्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं। और ये भी सारे मॉलिक्यूल जो है वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के होने चाहिए, उनके बिहाफ पे हमने कंपैरिजन किया है। तो आई होप आपको ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझ में आई। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है दो, जो आपस में मिलकर अच्छी खासी क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं और वो डाइमर बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? डाइमर, जो वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करता है। और ये इनके बीच में क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। ये वाले टॉपिक हमने पहले भी इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किए हैं, तो हम एक आधा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का कर लेते हैं, जो है एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन कहता है कि राइट द केमिकल रिएक्शंस टू शो द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जो पहली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ब्यूटेन 1 ऑल को देखें तो CH3
CH2 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 OH, ये हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल आ गया। आप इसको ऑक्सीडाइज कीजिए। ऑक्सीडाइज करने के लिए आप एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, या फिर आप क्या ले लीजिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीडाइज करके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल को उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसलिए लिया ताकि हमको सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है। ये देखिए बेंजाइल अल्कोहल, वो कहते हैं इसको फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हमको अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है, साथ में एक कार्बन और चाहिए। तो हमने एक्वस KCN ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे लॉस हो गया, और CN जो है वो OH के वहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। और CN को अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना हो तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, क्या कर दीजिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया का लॉस हो जाएगा और हमारे पास C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस और अमोनिया का लॉस होके हमारा जो CN ग्रुप है वो किस में बदल गया, एसिड के अंदर बदल गया, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बात कर रहे हैं 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड के अंदर। ये भी काफी अच्छी कन्वर्शन है। थर्ड कार्बन पे वो कह रहे हैं नाइट्रो ग्रुप है और उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अगर आप कर सके ध्यान से इसको नोटिस, तो एल्काइल हैलाइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जो इस बॉन्ड को ब्रेक करके आ जाएगा। तो इसी 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम ऐसे अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रिंग के कार्बन और Br के बीच में Mg आ गया, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर आपको याद हो जब हम प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने एसिड बनाया था, और साथ ही में इसको आप हाइड्रोलाइज भी कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने की वजह से वो एसिड में ब्रेक हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास थर्ड पे क्या आ गया, नाइट्रो। तो ये हो गया 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आई होप आपको ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस समझ में आई।
दे आर वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशंस और कन्वर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। तो ये हमारा हो गया एसिटोफिनोन और 4 पे मिथाइल। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन को बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब दोनों को एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस 4 मिथाइल एसिटोफिनोन को सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, जो हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, क्योंकि ये रिएक्शन बनी ही सिर्फ मिथाइल कीटोन के लिए है, जो हमारे एसिटोफिनोन ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और बाद में मिथाइल को कन्वर्ट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों कार्बन पे एसिड आ गया। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहते हैं साइक्लोहेक्सीन को हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये रहा साइक्लोहेक्सीन। ये भी हमने अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन, अल्काइल बेंजीन की हेल्प से जब हम एसिड बनाते थे उसके अंडर में पड़ा था। आप अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, या फिर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए। वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और जो ये दोनों कार्बन आएंगे उनको एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। एंड लास्ट जो हमारी कन्वर्जन है वो है ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO को आपको कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर, CH3 CH2 COOH। अब आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ऑक्सीडाइज करना है, आप अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टॉलेंस रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेलिंग सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी आपके पास वैरायटी हो गई टू कन्वर्ट। इनफैक्ट एक और भी हमारे पास है रिएजेंट, आप क्रोमिक ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। ये सब जो है वो एल्डिहाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्वेश्चन जो हमने किया विच इज़ बेसिकली कन्वर्जन्स रिलेटेड टू एसिड समझ में आया। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आया तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स और एज पर योर टॉपिक नीड, डाउट्स नीड, आपको लेक्चर्स मिलते रहे। आप मुझे कॉल करिए, मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए आपके टॉपिक, रिलेटेड टॉपिक का लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। Till then, study hard. Thank you very much. Bye bye from School of Science.